हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू रोश स्टडी। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि है ज्योग्राफी से, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। ये है फोर्थ चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ज्योग्राफी में जो प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा था वो था वाटर रिसोर्सेज। उससे रिलेटेड लेक्चर्स के लिए आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और वहां पर वाटर रिसोर्सेज को फॉलो करें, जहां पर आपको वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड सारे लेक्चर्स एक जगह मिल जाएंगे। सो नाउ, हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन कि इंडियन एग्रीकल्चर का फादर किसे कंसीडर किया जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर? और इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं: ए राकेश टिकैत, बी चौधरी चरण सिंह, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, या फिर डी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कमेंट सेक्शन आपका है, इसको आंसर करने की वहां पर कोशिश करें। हमेशा की तरह इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर की लास्ट में। और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल और हमको फॉलो करें ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, जहां पर आप 9th और 10th से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। So let's start by asking this question: what is agriculture? Agriculture क्या होता है? वैसे तो टर्म एग्रीकल्चर अपने आप में ही एक बहुत ही वास्ट टर्म है, बट जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो ये एक सिस्टमैटिक यूज ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स होता है। यानी कि हम यहाँ पर एक सिस्टमैटिक वे में क्रॉप्स को ग्रो कराने का काम करते हैं, जो कि हमको हेल्प करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड, जिसमें कि हम कई तरह के क्रॉप्स और प्लांट्स उगाते हैं एट अ पार्टिकुलर प्लेस, एक खास जगह पर। और ये जो क्रॉप्स जो कि हम उगाते हैं या फिर जिनको हम ग्रो कराते हैं, इसको हम फर्दर यूज करते हैं सेलिंग के लिए और अपने खाने के लिए, जिसकी के एग्जाम्पल जैसे कि वीट, राइस, मेज, बार्ले, अनियन और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये प्रोडक्ट होते हैं एग्रीकल्चर का, जो कि हमारी हेल्प करते हैं टू फीड द पॉपुलेशन। अच्छा, जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो एग्रीकल्चर इंडिया में एक प्राइमरी एक्टिविटी कंसीडर की जाती है और बहुत सारा फूड जो हम कंज्यूम करते हैं वो हम खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा मैं एक और बात बता दूं कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड मार्केट कंसीडर किया जाता है, जहां पर के हमारी कंट्री की 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में ही इंगेज है। और इंडिया में जो एग्रीकल्चर है ये सिर्फ फूड ग्रेन्स ही प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि ये इसके साथ ही साथ इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल्स भी प्रोड्यूस करता है फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, जैसे कि रबर इंडस्ट्री है, वुड इंडस्ट्री है, या और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हम देखते हैं जो कि डिपेंड करती हैं ऑन एग्रीकल्चर। तो देखो, एग्रीकल्चर और उसकी इंपॉर्टेंस इंडिया के रिस्पेक्ट में डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। और ये जो एग्रीकल्चर के टाइप्स हैं, इसके पीछे क्या फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं, किन फैक्टर्स की वजह से ये टाइप्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कल्टीवेशन मेथड, देन फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्निकल नो हाउ, सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस जो कि फार्मर्स जगह जगह प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सब फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं एग्रीकल्चर के टाइप्स को डिटरमाइन करने में। और जब हम इंडिया में देखते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर को, तो यहाँ पर हमें 4 टाइप के एग्रीकल्चर मिलते हैं, जैसे कि प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग एंड प्लांटेशन कमर्शियल फार्मिंग। तो ये चारों टाइप्स क्या हैं, आइए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। आप में से बहुत सारे लोग शायद इस टर्म प्रीमिटिव से वाकिफ होंगे। प्रीमिटिव यानी कि पहले का, पहले जमाने का। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले जमाने में जो पुराने जमाने के टूल्स थे, लाइक हो, दाउद, स्टेक्स, फैमिली कम्युनिटी जो थी, वो इन टूल्स को यूज करके फार्मिंग किया करती थी। तो प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है वो ये कि ये टोटली डिपेंड करती है ऑन द नेचर। यानी कि
यानी कि हम यहाँ पर किसी भी आर्टिफिशियल मीन्स को यूज बिल्कुल नहीं करते। यहाँ पर हम टोटली मॉनसून पर डिपेंड होते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम किसी भी तरह के फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते। और इसके साथ ही साथ जो क्रॉप को ग्रो करने के लिए एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, उन पर ही हम पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं। तो इस टाइप की जो फार्मिंग है, इसको बोला जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जहां पर के फार्मर्स लैंड का एक पैच क्लियर करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फार्मर्स ने एक पैच ऑफ लैंड क्लियर करके वहां पर आग लगा दी है। इसी की वजह से इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। और ये जो टेक्निक है फार्मिंग की, ये यूज की जाती है एट अ वेरी स्मॉल स्केल, जहां पर के फार्मर्स अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की हेल्प लेते हैं। और जब एक बार इस लैंड पर फार्मिंग हो जाती है तो उसकी वजह से वहां की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। और उसके बाद फार्मर सिमिलरली इसी तरह दूसरा पैच ऑफ लैंड क्लियर करते हैं, जहां पर के वो फिर से कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो लैंड है वो रिप्लेनिश होता रहता है, वो रीस्टोर होता रहता है, जिसकी वजह से उसकी जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो काफी हद तक बरकरार रहती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर किसी भी आर्टिफिशियल मीन्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स या किसी भी तरह के मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे थ्रेशर, हार्वेस्टर। इस तरह की किसी भी मशीन को प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में यूज नहीं किया जाता है। बट इसका जो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये कि यहाँ पर हमें बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड चाहिए प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए। देन ये जो प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, इसको डिफरेंट डिफरेंट जगह डिफरेंट डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है। जैसे कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं लाइक असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ पर इसको झूमिंग के नाम से बुलाया जाता है। या फिर जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड पर बताया, इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। इसको मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका के अंदर मिल्पा के नाम से भी बुलाया जाता है। वेनेजुएला में इसको कोनुका, ब्राजील में इसको रोका, सेंट्रल अफ्रीका में मैसोल, सिमिलरली लडांग इन इंडोनेशिया एंड रे इन वियतनाम। देन सेकंड टाइप ऑफ फार्मिंग है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और इसको यूज किया जाता है उन एरियाज में जहां पर पॉपुलेशन हाई है और लैंड पर काफी ज्यादा प्रेशर है। जैसा कि हमने प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के केस में देखा था, वहां पर फार्मर के पास लैंड भी ज्यादा था और जो प्रोडक्शन था वो था एट अ वेरी स्मॉल स्केल। बट जब हम इंटेंसिव फार्मिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर फार्मर के पास एक लिमिटेड पीस ऑफ लैंड ही होता है, जिससे कि उसे मैक्सिमम आउटपुट ऑफ फूड प्रोडक्शन लेना होता है। और कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ना होने की वजह से जो लैंड है उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए इस टाइप की फार्मिंग में यूज किया जाता है काफी ज्यादा लेबर का। और इसके साथ ही साथ इरिगेशन में यहाँ पर यूज किया जाता है हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट, ताकि हमको मिल सके हायर प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स। देन इसके बाद थर्ड एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग है कमर्शियल फार्मिंग। तो जब हम बात कर रहे हैं कमर्शियल फार्मिंग की, तो यहाँ पर दो पॉइंट्स अपने ब्रेन में सबसे पहले क्लियर कर लें कि एक तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो काफी ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो काफी लार्ज स्केल पर की जा रही है। और दूसरा पॉइंट ये कि ये किया जाता है फॉर प्रॉफिट मेकिंग। यहाँ पर जो फार्मर्स क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं उसको सेल करते हैं फॉर मेकिंग प्रॉफिट। तो इसके लिए वो यूज करते हैं हाई डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट, जैसे कि HYV सीड्स, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जो कि हाई प्रोडक्टिविटी देते हैं। इसके साथ ही साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड वेरियस अदर केमिकल इनपुट्स, ताकि उनको मिल सके हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द पार्टिकुलर क्रॉप। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर एक क्रॉप एक एरिया में कमर्शियल क्रॉप के तौर पर यूज किया जाता है तो वो दूसरे एरिया में भी कमर्शियल क्रॉप के ही तौर पर यूज किया जाता हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जिसकी के एग्जाम्पल जैसे कि राइस। राइस अगर हम बात करें, हरियाणा और पंजाब में जो प्रोड्यूस किया जाता है एज कमर्शियल क्रॉप। बट अगर हम इसको देखें उड़ीसा के अंदर, तो वहां पर राइस प्रोड्यूस किया जाता है एज अ सब्सिस्टेंस क्रॉप, यानी कि जो लोगों की जरूरत है उसको पूरा करने के लिए। तो इस बात को भी आप ध्यान में रख के चलें।
देन नेक्स्ट टाइप है प्लांटेशन कमर्शियल फार्मिंग, जो कि कमर्शियल फार्मिंग का ही एक टाइप होता है। जैसा कि अभी पीछे की स्लाइड पर हमने देखा था कि कमर्शियल फार्मिंग में हम यूज करते हैं HYV सीड्स का, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का। बट इन प्लांटेशन कमर्शियल फार्मिंग हम यहाँ पर यूज करते हैं प्लांट्स का, और इस टाइप की फार्मिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स यूज किए जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए। देन यहाँ पर इस एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री का इंटरफेस है, ये क्या है? ये हैं प्लांट्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी भी एक टाइप का प्लांट एक बहुत बड़े पीस ऑफ लैंड पर उसको ग्रो कराया जाता है, उसको इरिगेट किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, जिसमें के हैवी कैपिटल यानी कि बहुत सारा पैसा लगता है, और इसके साथ ही साथ हमें ज़रूरत पड़ती है माइग्रेंट लेबरर्स की भी। बट यहाँ पर एक चीज जो नोट करने वाली है वो ये कि प्लांटेशन कमर्शियल फार्मिंग का जितना भी प्रोड्यूस होता है, ये होता है रॉ मटेरियल। इसका जो प्रोड्यूस होता है, जो प्रोडक्ट होता है, वो हमको इस तरह का नहीं मिलता कि हम पेड़ से तोड़ें और खा लें, बल्कि वो एक रॉ मटेरियल होता है, उसको फर्दर प्रोसेस किया जाता है, देन उसके बाद ही हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। जिसके के एग्जाम्पल्स लाइक टी, कॉफी, बनाना, शुगर केन, रबर प्लांट एंड वेरियस अदर्स। तो ये जो प्लांटेशन कमर्शियल फार्मिंग है, इसका जो भी प्रोड्यूस होता है, ये होता है फॉर द मार्केट मेनली। तो इसके लिए मार्केट तक हमें पहुंचाने के लिए एक तो बहुत ही अच्छा नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चाहिए, जो कि प्लांटिंग एरियाज को कनेक्ट कर सके प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से और मार्केट से। तो यहाँ पर जो मार्केट्स हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट जो हैं, ये प्लांटेशन एरियाज के प्लांटेशंस के डेवलपमेंट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और की रोल प्ले करते हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया के बारे में। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, बट वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस लेक्चर के स्टार्टिंग में पूछे गए सवाल का एग्जैक्ट आंसर। और आपका सवाल था, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर? इंडियन एग्रीकल्चर का फादर किसे कंसीडर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें विद योर फ्रेंड्स, और बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ आवर फ्यूचर लेक्चर्स। सो आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ, बट जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अब आप CBSE 11th इंजीनियरिंग, आर्ट्स और ग्रेजुएशन के एग्जाम्स और एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन घर बैठे और बेटर वे में कर सकते हैं विद आवर फ्री स्टडी मटेरियल। इसके साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं वेरियस बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस फ्रॉम आवर वेबसाइट tutorbasket.com। और इसके साथ ट्यूटर बास्केट आपके लिए लाया है यूनिक और प्रीमियम टेस्ट सीरीज विद एक्साइटिंग ऑफर्स। और इसके साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एट रोश स्टडी।